बंधुओं नमस्कार। आज आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं और अपने चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में मेरा नाम है डॉक्टर श्रीदत्त अरविंद पांडे और मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। बंधुओं, यह जो विषय आज मैंने चर्चा के लिए चुना है वह ऐसा विषय है जो कि समसामयिक है और जिसके बारे में अभी समाज में चर्चा हो रही है, क्योंकि यह शरणार्थियों से संबंधित है और जो विदेश से लोग हमारे भारत की सीमा में प्रवेश करके अनधिकृत रूप से यहाँ निवास कर रहे हैं उनके संबंधित है। इसलिए यह सामान्य एक उत्कंठा या जानकारी रखने के लिए जो एक दिमाग में कुलबुली मची रहती है उससे संबंधित है और उसमें आपकी एक जानने की इच्छा को कुछ हद तक पूरा करने का प्रयास करेगा। हाँ, यदि आपको पूरी चर्चा सुनने के पश्चात चर्चा अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपने सुझाव विचार भी दीजिएगा और यह भी बताइएगा कि क्या इसी तरह से सामाजिक और विधिक यानी कानूनी विषयों पर अन्य कोई विषय जिसे आप सोचते हैं कि उस पर चर्चा होनी चाहिए उसे भी क्या इस YouTube की चर्चा में शामिल किया जाना चाहिए, तो उसका भी सुझाव आप मुझे देंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा और इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। इस बात के लिए धन्यवाद। पुनः मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ चैनल में और अपने विषय पर आता हूँ। तो आज का विषय है शरणार्थी, शरण व आवर्जन। अंग्रेजी में कहेंगे रिफ्यूजी, एसाइलम एंड इमिग्रेशन। तो जहाँ तक पहले शब्द शरणार्थी का मतलब है, तो शरणार्थी का मतलब जो होता है वह व्यक्ति जो अपने मूल देश को त्याग कर और दूसरे देश की भूसीमा में प्रवेश करता है और ऐसी स्थिति में वह प्रवेश करने के उपरांत जिस दूसरे देश की भूसीमा में प्रवेश कर रहा है वहाँ उसके साथ क्या और कैसा व्यवहार होगा, इसे नियंत्रित करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज हैं। और इसी तरह का एक दस्तावेज जो है वो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ 1951 और रिफ्यूजी कन्वेंशन 1967 जिसे कहते हैं प्रोटोकॉल फॉर पीपल फ्लीइंग परसिक्यूशन। तो अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति अपने देश में किन्हीं कारणों से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उत्पीड़ित किए जा रहे हैं और वहाँ उन्हें रहने में अपने माल जान, सगे संबंधियों के माल जान और अपनी सुरक्षा को खतरा है, तो उससे बचने के लिए वे पड़ोसी देशों की सीमाओं में अनधिकृत रूप से प्रवेश करके आते हैं। तो इसके संबंध में ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है और दूसरा प्रोटोकॉल है। उसमें विश्व के 193 देशों में से बहुत देशों ने हस्ताक्षर करके अपनी सहमति प्रदान की है और कहा है कि यदि इसी प्रकार से स्थानीय यानी मूल देश में जहाँ के वो नागरिक हैं उत्पीड़न के उपरांत वे पड़ोसी देशों की सीमाओं को अनधिकृत रूप से फांद करके या पार करके वापस आते हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, इसका मानक इन दस्तावेजों में मिलता है। और इन दस्तावेजों में कहा गया है कि ऐसे लोगों को जो कि प्रताड़ना या उत्पीड़न के उपरांत आए हैं उन्हें वापस नहीं लौटाया जाएगा और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी, क्योंकि जहाँ से वो आए हैं वहाँ का वातावरण उनकी दैहिक, शारीरिक, मानसिक और सांपत्तिक सुरक्षा के संदर्भ में उचित नहीं है। तो ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि वह राज्य जहाँ वे आए हैं उसे इन दोनों रिफ्यूजी का जो प्रोटेक्शन का इंस्ट्रूमेंट है 1951 का एंड रिफ्यूजी कन्वेंशन 1967 का जो प्रोटोकॉल है उसके हस्ताक्षर करता होना आवश्यक है। यदि वह उसके हस्ताक्षर करता नहीं है तो उन पर यह बाध्यकारी नहीं होता। वे अपनी इच्छा से चाहें तो ऐसे लोगों को अपने यहाँ शरण दें अथवा न चाहें तो शरण न दें। परंतु इसी बीच में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 का आया है, जिसमें कि बहुत 73 देश 193 जो अंतर्राष्ट्रीय देश जो जनरल असेंबली के सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र में, उसमें से अधिकतम देश
यूनाइटेड जो स्टेट्स के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के हस्ताक्षर करता है। तो ऐसी स्थिति में वे इस दस्तावेज का सम्मान करते हुए इस प्रकार के शरणार्थियों को कभी कभी या बहुधा अपने यहाँ शरण दे देते हैं। लेकिन यह जो प्रस्तुत समस्या उठी है, जिस पर चर्चा आज की जा रही है, वह भारतवर्ष के संदर्भ में है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि हम ऐसे व्यक्तियों को जो अनधिकृत रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके भारत में प्रवेश करते हैं, उनको हम दो प्रकार से नियंत्रित करते हैं। एक ये फॉरेनर्स एक्ट 1946 और दूसरा जो कि हम करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आधार पर। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जिन 1991 और 1967 के प्रोटोकॉल और इंस्ट्रूमेंट की हमने बात की, हम उसके हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं। इसलिए हम पर बाध्यकारी नहीं होता कि हम ऐसे राष्ट्रों से जो कि हमारे सीमाओं में लगे हैं, वहाँ से उत्पीड़न के कारण आए हुए लोगों को हम अपने यहाँ शरण दें। ये हमारी जो है सरकार की विवेक पर होता है आधारित, वह चाहे तो शरण दे और चाहे शरण ना दे। परंतु इसी बीच हम लोगों ने 2019 में जो एक अमेंडमेंट किया है, वो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 का। उसमें हमने क्या किया कि जो भारतवर्ष में नागरिक किस प्रकार से होते हैं, ये बन सकते हैं, उनके जो शर्तों में हम लोगों ने संशोधन किया। और संशोधन करने के पश्चात हमने ये कहा कि जो भी भारत से लगी हुई सीमाओं में जो अवस्थित देश हैं, जैसे कि इधर पाकिस्तान हो गया, उधर अफ़गानिस्तान हो गया, उधर बांग्लादेश हो गया, उधर म्यांमार हो गया, इधर श्रीलंका हो गया, तो ऐसे देशों में जो बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन सब को यदि वहाँ स्थानीय स्तर पर जातीय हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है और उन्हें उनके जान माल की रक्षा में कुछ बाधा दिखाई पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में वे भारत में आ सकते हैं। और भारत में आने के पश्चात उन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। और एक दफ़े जब वो भारत के नागरिक हो गए तो उन्हें सामान्य भारत के नागरिक की भांति वे सभी सुरक्षाएं और सुविधाएं प्राप्त होंगी जैसे कि भारत के नैसर्गिक नागरिक को प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी भारतवर्ष मानवता के आधार पर, जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पर आधारित हैं, वह विदेशी इस तरह के सीमा पार करने वाले व्यक्तियों को भी अपने यहाँ शरण देता है। और इस प्रकार का देखा गया है हम लोगों ने, जैसे कि किसको दिया था हमने, शरणार्थी तमिल जो आए थे श्रीलंका से, उनको हमने दिया था। हमने तिब्बत से जो तिब्बती लोग आए थे, जिनको हम लोग ये जो वहाँ शिमला में हम लोगों ने उनको दिया है रहने का जगह, तो उन लोगों को दे सकते हैं हम लोग। और इसी तरह से बहुत से और भी देश हैं आसपास के, जिनको हम लोग चाहें तो, विवेकाधीन शक्ति है राष्ट्र की, वह चाहे तो उनको अपने यहाँ शरण दे सकता है। अब बात आती है कि दूसरी श्रेणी का, तो शरणार्थी जो होते हैं वो मास में आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। और बड़ी संख्या में आते हैं तो वो जातीय हिंसा से प्रभावित होकर आते हैं, वह राजनीतिक स्तर पर एक बड़े ग्रुप के रूप में विमत होते हैं स्थानीय राजनीतिक दलों की किसी सोच अथवा पॉलिसी से, तो उनके विरुद्ध में कोई ये कहते हैं ताड़ना की जाती है, उत्पीड़न किया जाता है, तो वो भाग के आते हैं। या जातीय हिंसा होती है, धार्मिक हिंसा होती है, इसलिए भाग के आते हैं, तो वो बड़े वर्गों में होते हैं। परंतु इसके इतर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि एक या दो लोग होते हैं या दो चार ही लोग होंगे, तो ऐसी स्थिति में उन्हें बगल के राष्ट्र से या जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ शरण मांगने का अधिकार होता है। तो जो पहले लोग होते हैं जो अपनी जाति हिंसा या अन्य किसी कारणों से, ये चीज़ और भी हो सकती है, इसमें ध्यान देने की बात है। मान लीजिए जिस राष्ट्र विशेष से वो लोग आ रहे हैं, तो वहाँ ये जो दैवी आपदा भी आ सकती है, जैसे भूकंप आ सकता है, दुर्भिक्ष आ सकता है, बाढ़ आ सकता है, सूखा हो सकता है। तो इस तरह की परिस्थितियों में भी वहाँ जीना मुश्किल हो जाता है। तो वो जो प्रतिकूल परिस्थितियों में न रह पाने के कारण वह ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ परिस्थितियाँ समकूल होती हैं। तो ये भी है। तो कहने का अर्थ हो गया, शरणार्थी किन किन परिस्थितियों से आते हैं, जातीय हिंसा के से प्रभावित होकर आते हैं, राजनीतिक हिंसा से जो मास में होती है उससे प्रभावित होकर आते हैं, दैवीय आपदा से प्रभावित होकर आते हैं। तो ऐसी स्थितियों में यदि वो एक साथ झुंड में, ग्रुप में बड़ी संख्या में आते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं रिफ्यूजी। और उन्हें अपने देश में शरण देना
या न देना यह डिपेंड करता है उस राष्ट्र विशेष के विवेक पर। और सामान्यतः यदि आप 1951 1967 के प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर करता हैं तो आपको उन्हें वापस नहीं भेजने का अधिकार है। आपका कर्तव्य है कि आप सुरक्षा प्रदान करिए। लेकिन भारत के संदर्भ में यह उल्लेख करना है कि यह 1951 और 67 का जो दस्तावेज है उसके हम हस्ताक्षर करता नहीं हैं। हम केवल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के हस्ताक्षर करता हैं। तो इसलिए हम अनुच्छेद 21 और 14 और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आधार पर चाहें तो हम रिफ्यूज़ दें, चाहें तो शरणार्थियों को अपने यहाँ निवास ना करने दें। तो ये हमारे विवेकाधीन अधिकार हो जाता है। और जो CAA का 2019 का अमेंडमेंट हमने किया उसमें हम ऐसे लोगों को अपने यहाँ नागरिकता प्रदान कर रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत जो वहाँ पर जाति हिंसा के कारण परेशान हैं, जैसे बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं और जो सरदार भी हैं जिसको कहते हैं हम लोग, तो सिख, तो उनको भी हम अपने यहाँ देते हैं। इसका मैं चर्चा बहुत पहले कर चुका। अब आती है बात कि एसाइलम किनको मिलता है। तो एसाइलम उनको मिलता है जो अपने देश में राजनीतिक कारणों से अपने मूल देश से पलायन करके दूसरे देशों में शरण लेना चाहते हैं, तो उनको एसाइलम दिया जाता है। वो शरण मांगते हैं। तो क्योंकि जिस राष्ट्र विशेष से वो आ रहे हैं वहाँ उनका रहना राजनयिक पॉलिटिकल रीजन्स से या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बिलीफ, फेथ, इसके आधार पर वहाँ उनका रहना उचित नहीं रहता। तो वहाँ से वो अपने जीवन को रक्षा देने के लिए दूसरे ऐसे देशों में चले जाते हैं जहाँ के उनका जीवन सुरक्षित रहता है। तो अब रह गई बात, अंतर क्या है इसमें। तो शरणार्थियों में होता है वे व्यक्ति जो उत्पीड़न, धार्मिक, जो कि चाहे धार्मिक हो सकता है, युद्ध हिंसा के कारण या प्राकृतिक आपदा के कारण अपना मूल देश छोड़ते हैं, और ऐसे व्यक्ति नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीतिक विचार या किसी विशेष समूह का हिस्सा होने के कारण प्रभावित होते हैं, तो वे वहाँ से छोड़ करके अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में आते हैं। परंतु एसाइलम के मामले में कोई व्यक्ति तभी एसाइलम शरण मांग सकता है जबकि वह राजनीतिक विद्वेष का प्रताड़ित हो या राजनीतिक विद्वेष के कारण उसके विरुद्ध वहाँ की स्थानीय सरकार ऐसा कोई कार्य कर रही हो जिससे उसके जीवन पर आसन्न संकट हो, तो वह किसी भी देश में जाकर के निवास करने के लिए अनुमति प्राप्त कर सकता है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे दलाई लामा हैं तिब्बत से, शेख हसीना हैं जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी वो थी, सलमान रशदी थे जो राइटर थे, और तस्लीमा नजरीन थी। इन सब ने हमारे भारतवर्ष में शरण मांगी और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तथा 1950 के संविधान के आर्टिकल जो है 21 के अंतर्गत हमने उनको शरण प्रदान की। परंतु अन्य लोग को हम रिफ्यूजी मान करके अपने यहाँ रहने दें ना रहने दें, ये हमारे विवेकाधिकार पर है, क्योंकि हम 51 और 67 के डॉक्यूमेंट के हस्ताक्षर करता नहीं हैं। अब क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है उसके अंतर्गत क्या अधिकार प्रदान किए जाते हैं किसी व्यक्ति को, यदि आप अपनी सीमा में देते हैं जो एसाइलम लेता है। तो एसाइलम लेने वाला व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को आपने यदि परमिशन दे दी अपनी भू सीमा में आने पर, तब उसका प्रवेश अनधिकृत होते हुए भी दंडनीय नहीं होता। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उसे उसके मूल देश भेजे जाने के लिए या वापस जाने के लिए तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि उसके देश में परिस्थितियां सामान्य की ओर न लौट जाएं। यानी जो परिस्थितियों के होते हुए वह अपना देश छोड़ के आया था, वह परिस्थितियां पुनः सामान्य न हो जाएं, तब तक आप उसे वापस अपने देश जाने के लिए नहीं कहेंगे। तो ये चीज़ें इसमें नियत होती हैं, और जिसकी जो है हम सभी देश जो यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन के हस्ताक्षर करता है उसका पालन करते हैं। हाँ, रह गई बात शरणार्थियों को शरण देने की बात या फिर एसाइलम स्वीकार करने की बात, तो यह शरण मांगने वाला या शरणार्थियों का आधारभूत रूप से एक अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत संप्रभु है, और उसकी संप्रभुता का अर्थ होता है कि वह इस तरह के मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, वो किसी के दबाव में नहीं आता। तो स्वतंत्र होता है निर्णय लेने के लिए, अतः इस प्रकार के मामलों में वह जो निर्णय चाहे विवेकाधिकार और तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए वह मान्य होगा। वह शरणार्थियों को अपनी भू सीमाओं में प्रवेश करने भी दे सकता है और नहीं भी करने दे सकता।
वह शरण मांगे जाने पर शरण की आवेदन को स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो इस पूरी व्यवस्था के अंतर्गत ये समझ आती है कि शरण मांगना या शरणार्थी के रूप में दूसरे देश में जाना, इसमें उस राष्ट्र विशेष की संप्रभुता महान जो है वह महत्वपूर्ण एक रोल निभाती है और उसी के अंतर्गत राष्ट्र अपना निर्णय लेता है कि किस व्यक्ति को शरण प्रदान करनी है या किस शरणार्थी को अपनी भू सीमा में निवास करने देना होता है। अब मैंने जो बता दिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि भारतवर्ष के चारों तरफ जो गैर हिंदू राष्ट्र हैं वहाँ पर हिंदुओं को, पारसियों को, ईसाइयों को, सिखों को, बौद्धों को और जैनियों को, इनको धार्मिक स्तर पर बड़ा प्रताड़ना देखनी पड़ती है, उनका जीवन कष्टमय हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह कहा गया कि एक तिथि विशेष के पहले जो भी व्यक्ति इस तरह से भारतीय सीमा में आ गए हैं या जो तत्पश्चात परिस्थितियों में, जैसा कि भारत सरकार जो एक पॉलिसी डिसीजन लेती है, उन्हें सब पर को भारत आने पर भारतवर्ष की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है और वो यहाँ पर सुख शांतिपूर्वक रह सकते हैं और उन्हें वे सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो कि एक सामान्य नागरिक को, नेचुरलाइज्ड सिटीजन को भारतवर्ष में प्राप्त होती हैं। अब आती है एक अन्य और व्यवस्था, जिस व्यवस्था का हम कहने का अर्थ हो गया, बाहर का जो वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वह पहले दो तरीक़ों से भारत में आके निवास कर सकता है और उसका निवास विधिमान्य माना जाएगा। पहला, यदि वह शरणार्थी है और उस शरणार्थी को एक समूह का सदस्य होने के नाते भारत राष्ट्र मान्यता स्वीकृति देता है और कहता है कि आप हमारी भू सीमा में रह सकें, तो नंबर एक। दूसरा, जो शरण मांगता है, जो पॉलिटिकल बेसिस पर शरण मांगता है, जैसे कि मैंने आपको तस्लीमा नसरीन और ये क्या कहते हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री की बात बताई, या और जो और राइटर महोदय थे, या फिर आपके दलाई लामा थे और आपके सलमान रश्दी थे, तो ऐसे लोगों को हम राजनीतिक स्तर पर प्रताड़ित होने के आधार पर अपने यहाँ रहने के लिए बाध्य करते थे। दो तरह के लोग हो गए। अब तीसरी लोग और भी होते हैं जो भारतवर्ष में आकर के निवास कर सकते हैं। ऐसा निवास क्या हो सकता है, वह अस्थायी हो सकता है या स्थायी हो सकता है। तो उसको हम कहते हैं कि परमिशन टू एंटर इन इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ इमिग्रेशन लॉज। आप्रवासन विधि के अंतर्गत विदेशी नागरिकों को भारत में सीमित अथवा लंबी अवधि तक निवास करने की अनुज्ञा। अब इस प्रावधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो भारतवर्ष का नागरिक नहीं है परंतु दूसरे देश का नागरिक है, वह अपने पासपोर्ट के माने वहाँ के वैध नागरिक होने के दस्तावेजों के साथ भारतवर्ष के वीज़ा, जिसको कहते हैं निवास करने और प्रवेश करने और वापस जाने की अनुमति, वीज़ा, पारपत्र उसको हिंदी में कहा जाता है, क्योंकि सीमा पार करते हैं आप, तो पारपत्र, वीज़ा या पारपत्र के साथ भारत में प्रवेश करता है। तो उस पारपत्र विशेष में जितनी अवधि के लिए आपको भारत भूमि पर निवास करने की अनुमन्यता प्रदान की गई रहती है, उस अनुमन्यता सीमा के अंतर्गत आप भारत भूमि में प्रवेश करके रह सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा तरीका। तो माने अपर एंट्री विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशन लॉज ऑफ इंडिया, एंड दिस facility can be availed by any person who is not an Indian citizen, provided he is having a valid passport of the nature of the nation of origin, and India has given him a visa permission to stay within the territory of India for a specified duration। तो यह बात हो गई। अब इसके बाद आती है तीसरी चीज़ ये भी आती है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी मूल नागरिकता त्याग कर भारत का नागरिक बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। तो उसके लिए क्या है कि आपको जिस देश विशेष से आप हैं वहाँ की नागरिकता को आपको त्यागना पड़ेगा और त्यागने के पश्चात फिर भारतवर्ष में आपको आकर के अपनी नागरिकता के लिए आवेदन करना पड़ेगा। भारतवर्ष का जो आव्रजन का जो विधि है उसके अंतर्गत यदि आपकी आवेदन उचित पाया जाता है तो आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। जैसे कि बहुत से लोग हैं भारत के, जैसे अपने जो राजीव गांधी जी थे, उनकी श्रीमती जी हैं, उनके बारे में है। और अभी एक केस आया है जिसमें कि दो बेटियां थीं, वो उनकी माँ जो है वो पाकिस्तानी थी लेकिन वो बचपन से इंडिया में रह रही थी, उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट था,
उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट में सरेंडर कर दिया, लेकिन वहाँ से उन्होंने परमिशन नहीं ली और सरेंडर के लिए। तो क्योंकि अभी 19-21 साल से कम की उनकी उम्र है, तो पाकिस्तान ने उनका सरेंडर सर्टिफिकेट इशू नहीं किया। यहाँ उन्होंने सिटीजनशिप अप्लाई कर दिया। तो जो अथॉरिटी थी उसने कहा कि भले आपने वहाँ की सिटीजनशिप अबेंडन कर दी है, लेकिन उसका प्रमाण पत्र जब तक नहीं होगा कि आपने वहाँ की सिटीजनशिप अबेंडन कर दी है, तब तक आप भारत में जो है कि सिटीजनशिप नहीं ले सकती। क्योंकि इंडिया में क्या है कि डबल सिटीजनशिप का सिद्धांत नहीं है, यहाँ ओनली वन सिटीजनशिप है। तो इंडिया होम में आप होंगे तो और भारत की आप नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको पूर्व नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा। तो 2 नागरिकताएं कोई भी व्यक्ति भारत की सीमा में रहते हुए नहीं ले सकता। तो अभी के लेटेस्ट का मामला है, कल परसों का एक स्टेट हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। उन्होंने कहा जब तक कि आप पिछली नागरिकता को त्याग दिए जाए, और वो बच्ची का जो दोनों बच्चियां बहनें हैं उनकी उम्र 21 साल से कम है, अभी तकनीकी रूप से वो अपने नागरिकता को त्याग नहीं सकती, इसलिए उनके पास वो दस्तावेज नहीं है। इसलिए यहाँ के जो अधिकारी हैं नागरिकता संबंधित अब कामों को देखने वाले, उन्होंने उसको नकार दिया। तो वो कोर्ट गई तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, सही बात है, जब तक कि आप नागरिकता का त्याग नहीं करेंगे तब तक भारत की नागरिकता आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि भारतवर्ष में एक ही नागरिकता रखने का नियम है। तो ये हो गया। तो कहने का अर्थ ये हो गया, आप भारतवर्ष के भू सीमा के अंतर्गत प्रवेश करने के लिए 4 विधियों का प्रयोग कर सकते हैं और चारों ही विधि मान्य होंगी। पहले शरणार्थी की तरह आपको मान्यता मिल जाए, आप आइए रहिए। फिर आपका एसाइलम, आपका शरण लेने के आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाए। दूसरा, आप उस हिसाब से आ सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा, आप इमिग्रेशन लॉज की तरह से आ सकते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए? वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी कि पासपोर्ट आपका नेशन ऑफ ओरिजिन का और इंडिया का वीज़ा होना चाहिए। चौथी रीति क्या हो गई? यू शुड सरेंडर योर ओरिजिनल सिटीजनशिप एंड आफ्टर दैट यू आर अलाउड टू अप्लाई फॉर citizenship from India, and if the same is granted, then you will be treated as a citizen of India and will be given all facilities and rights as an Indian citizen। तो ये 4 तरीके हैं जिसके अंतर्गत आपको ये एक नागरिकता भारतवर्ष की मिल सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो कि मुख्य तो नहीं है लेकिन आनुषंगिक है, इससे थोड़ा सा अपेंडेड है, कोलेट्रल सी, कि भारतवर्ष का जो पासपोर्ट है उसकी स्थिति क्या है। तो भारतवर्ष के पासपोर्ट को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक हैनली पासपोर्ट इंडेक्स है, और जो हर साल पासपोर्ट की जो वरीयता क्रम क्या है उसके बारे में बताता है। तो आज की तारीख में हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के हिसाब से भारतवर्ष का जो पासपोर्ट है वह 59 देशों में इस प्रकार से मान्यता प्राप्त है कि उन देशों में बिना वीज़ा के आप केवल पासपोर्ट के आधार पर प्रवेश कर सकते हैं। वहाँ आपको पारपत्र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीनिंग देयर बाय देयर आर 59 नॉमिनेटेड कंट्रीज वेयर एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर कैन विजिट विदाउट हैविंग एनी वीज़ा ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन व्हिच इज़ इनलिस्टेड इन 55 नेशंस लिस्ट। तो ये हो गया। अब दूसरा तरह के पासपोर्ट को क्या सुविधा मिलती है प्रवेश करने की? उसको कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। तो जब आप अपने देश से दूसरे विदेश में जाते हैं तो वहाँ जब आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उस स्थान पर एयरपोर्ट पर ही आपको पहुँचते ही वीज़ा दे दिया जाता है कि आप इतने जितने समय तक वहाँ की अनुमान्यता है या आप जितने समय तक चाहते हैं जो कि उस अनुमान्य सीमा के भीतर होगी, उसमें आपको पहुँचते ही वीज़ा दे दिया जाएगा। यानी कि यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव अ वीज़ा इन एडवांस। तो क्या हुआ? वीज़ा 3 तरह से हुआ। एक वे देश जहाँ के कि पूर्व माने इन प्रायर टू ट्रैवल, आपको यात्रा करने से पूर्व ही उन देशों का पारपत्र यानी वीज़ा आपको लेना पड़ेगा। दूसरा, वे देश जहाँ पर कि आप वीज़ा ऑफ अराइवल जाते हैं, जब आप जाएंगे वहाँ वीज़ा मिल जाएगा। तीसरा, वे देश जहाँ कि आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो इंटरनेशनल इमिग्रेशन लॉज हैं उसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि जिस देश से आपको वीज़ा लेना ज़रूरी है, यानी कि बिफोर द ट्रैवल बिगिंस, तो उस देश विशेष का ये एकाधिकार होता है क्योंकि वह संप्रभु राष्ट्र है। तो किसी भी नागरिक को वो अपने यहाँ प्रवेश दे अथवा न दे, प्रवेश की अनुमति दे अथवा ना दे। तो वीज़ा के मामलों में आप एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं क्लेम कर सकते कि मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे वीज़ा मिलना ही चाहिए। ज़रूरी नहीं है। जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ की सरकार, वहाँ का कॉन्सुलेट, वहाँ का जो आपका स्थानीय वो जो कार्यालय है,
उसको यदि आपकी व्यक्तित्व में संदिग्धता दिखेगी या अनुचित लगेगा तो आपको वो अलाउ नहीं करेगा और आप उसे अधिकार की बात नहीं मान सकते। तो इस पूरी चर्चा के दौरान यह बात निकल के आई कि आपको यदि किसी विदेश में जाना है अपने मूल देश से तो आप एक शरणार्थी की भांति जा सकते हैं, शरण का आवेदन करने के पश्चात जा सकते हैं। तीसरा, आप जा सकते हैं पासपोर्ट के द्वारा शॉर्ट टर्म ट्रैवल एज ए टूरिस्ट वीज़ा, तो उसमें आपको वीज़ा लेके जा सकते हैं। वीज़ा दीर्घकालिक हो सकता है, आपको अल्पकालिक हो सकता है या थोड़े समय के लिए हो सकता है। और चौथा, बाय रेनशिएशन ऑफ योर सिटीजनशिप ऑफ द ओरिजिनल नेशन and embracing the citizenship of India, undergoing the process of immigration laws और Citizenship Act, Indian Citizenship Act 1951। तो ये चीज़ें हैं। तो इन पूरी चर्चा के दौरान मेरे ख्याल से मैंने प्रयास किया कि आपको शरणार्थी, शरण और विदेशों में भ्रमण में इमिग्रेशन लॉज, आपका पासपोर्ट, वीज़ा, वीज़ा फ्री ट्रैवल, वीज़ा ऑन अराइवल, इन सब के बारे में स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मुझे आशा है कि यह आपको चर्चा उपयोगी लगी होगी। सुनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद और अपना इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा। नमस्कार।